विद्यार्थियों नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह ऐतिहासिक अध्ययन की श्रृंखला में मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, मेरी आज की कक्षा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है और आज मैं आपसे बात करूंगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में। विद्यार्थियों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक ऐसा अध्याय जिसके 4 पूर्ववर्ती व्याख्यानों में मैंने आपसे चर्चा की थी खलजी क्रांति के बारे में और किस प्रकार से 1290 में मलिक जलालुद्दीन फिरोज खलजी ने खलजी राजवंश की स्थापना की। उसी प्रक्रिया के चारों चरणों से आगे बढ़ते हुए आज मैं आपसे बात करूंगा सुल्तान अलाउद्दीन खलजी के उत्तर भारतीय अभियान के बारे में। विद्यार्थियों, जिस सुल्तान अलाउद्दीन खलजी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ वह सुल्तान एक मामूली सुल्तान नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा सुल्तान था जो विश्व विजय करना चाहता था और जिसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी और अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहलाया था। यह एक ऐसा सुल्तान था जिसने निरंकुशता की नीति को अपनी चरम सीमा पर पहुंचाया। यह एक ऐसा सुल्तान था जिसकी निरंकुशता के विचारों की तुलना फ्रांस के सम्राट लुई 14वें से की जा सकती है, जो खुद अपने आप को राज्य कहता था और यह कहता था कि कोई भी शब्द कानून इसलिए है कि वह उसके मुंह से निकला हुआ है। तो विद्यार्थियों, आइए हम बात करते हैं इस प्रकार के शक्तिशाली दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खलजी के बारे में। वह सुल्तान अलाउद्दीन खलजी जिसने कि 1296 से लेकर 1316 तक दिल्ली पर हुकूमत की थी। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी जाना जाता है अपने उत्तर भारतीय अभियानों के लिए, दक्षिण भारतीय अभियानों के लिए। और ये खुशकिस्मती थी सुल्तान अलाउद्दीन की कि वह खुद एक बेहतरीन सेना नायक था और इसके साथ ही साथ उसे कई बेहतरीन सेना नायकों का सहयोग मिला। उसका सेना नायक नसरत खान जलसेरी, उलुग खान, अलप खान, मलिक यूसुफ संजर और कई ऐसे बेहतरीन लोग थे जो उसकी सेना में सेनापति के रूप में उन्होंने सहयोग दिया। और मलिक काफूर तो उसका महत्वपूर्ण सेना नायक था जिसने कि उसके दक्षिण भारतीय अभियानों को संपादित किया। तो विद्यार्थियों, आइए अब हम बात करते हैं सुल्तान अलाउद्दीन खलजी के उत्तर भारतीय अभियानों के बारे में। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी के उत्तर भारतीय सैनिक अभियानों की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राजस्थान के राजपूत राजवंशों की जो प्रतिरोध की नीति, जो पॉलिसी ऑफ द रेजिस्टेंस थी, जो दिल्ली सल्तनत में पिछले कई सालों से चली आ रही थी, उस प्रतिरोध की नीति का लगभग पूरी तरीके से अंत अगर किसी सुल्तान ने किया तो वह और कोई नहीं, सुल्तान अलाउद्दीन खलजी था। वो अलाउद्दीन खलजी जो खुद को यामीन उल खिलाफत नासिर अल अमीर अल मोमिनीन, दैट मीन्स द राइट हैंड ऑफ द खलीफा का दाहिना हाथ एंड द फेथफुल कमांडर ऑफ द इस्लाम का वफादार सेनापति के नाम से वो अपने आप को संबोधित करता था। तो विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खलजी ने अपने इतने बड़े सैनिक अभियानों को संपादित करने के लिए एक 4,75,000 की एक बहुत बड़ी सेना केंद्र में रखी और यही सेना उसके उत्तर भारतीय अभियानों की विजय का आधार बनी। सुल्तान के इस विजय अभियानों के अंतर्गत मैं आपसे बात करूंगा 1299 में सुल्तान अलाउद्दीन खलजी द्वारा की गई गुजरात विजय के बारे में, जो कि उसने बाघेला शासक कर्णदेव बाघेला को हराकर की थी। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा 1301 में सुल्तान अलाउद्दीन खलजी द्वारा संपादित किए गए रणथंभौर अभियान के बारे में, जो उसने हाड़ा चौहान शासक हमीर देव को हराकर की। उसके बाद आपसे बात की जाएगी सुल्तान अलाउद्दीन खलजी के सिवाना अभियान के बारे में, जो उसने परमार शासक शीतल देव को परास्त कर की थी। और इसके साथ ही साथ मैं आपसे बात करूंगा उस प्रक्रिया के बारे में जिसके द्वारा सुल्तान अलाउद्दीन खलजी ने जालोर की चौहान शाखा को परास्त किया और जालोर की वह चौहान शाखा जिसका मूल उद्गम नाडोल से था, कान्हड़देव सोनगरा और वीरमदेव सोनगरा को हटाकर जालोर को उसने अपने नियंत्रण में लिया और जालोर में जो प्रतिरोध की नीति चली आ रही थी उस नीति का अंत किया। इस प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर भारतीय अभियानों की श्रृंखला के अंतर्गत मेरा सबसे महत्वपूर्ण प्रयास होगा आपको इतिहास प्रसिद्ध चित्तौड़ विजय से अवगत कराना। गुहिलों की रावलोद शाखा द्वारा संस्थापित चित्तौड़ जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती का काम था। चित्तौड़ का सामरिक महत्व था, ऐतिहासिक महत्व था और चित्तौड़ जुड़ा हुआ था पद्मिनी की ऐतिहासिकता से और कई मुद्दों से। तो विद्यार्थियों, इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं आपसे इन मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करूंगा। तो आइए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं सुल्तान अलाउद्दीन खलजी के गुजरात अभियान के बारे में। विद्यार्थियों, सुल्तान अलाउद्दीन खलजी के लिए गुजरात काफ़ी महत्वपूर्ण था क्योंकि गुजरात सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता था और साथ ही साथ आगे दक्षिण की तरफ जाने की दृष्टि से भी गुजरात काफ़ी महत्वपूर्ण था। और गुजरात जैसे इलाकों पर सुल्तान अलाउद्दीन खलजी जैसे शक्तिशाली सुल्तान का नियंत्रण होना उसकी स्वाभाविक महत्वाकांक्षा थी।
और यही महत्वाकांक्षा थी जिसके कारण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी भारत ही नहीं जीतना चाहता था, राजस्थान ही नहीं जीतना चाहता था, बल्कि वह दुनिया जीतना चाहता था। इसीलिए उसने अपने आप को सिकंदर शानी, दैट मीन्स द्वितीय सिकंदर उसने कहा, और द्वितीय सिकंदर की उपाधि उसने धारण की। तो आइए विद्यार्थियों, हम बात करते हैं गुजरात अभियान के बारे में। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात जीतने के लिए 2 सेनाओं को गुजरात पहुंचने का आदेश दिया। एक सेना दिल्ली से नुसरत खान जलसेरी के नेतृत्व में रवाना होने वाली थी, और दूसरी सेना उलुग खान के नेतृत्व में रवाना होने वाली थी। विद्यार्थियों, उस वक्त उलुग खान सिंध में था, और वह जैसलमेर होते हुए वहाँ से गुजरते हुए वह मेवाड़ में आकर रुक गया। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो शक्तिशाली सेना दिल्ली में मौजूद थी और जिसकी कमांड नुसरत खान जलसेरी के पास थी, तो वह नुसरत खान जलसेरी भी अपनी सेना को लेकर मेवाड़ में पहुंच गया। विद्यार्थियों, इस वक्त मेवाड़ में भूल शाखा के शक्तिशाली शासक जो कि रावल कहलाते थे, रावल शाखा के शासक समर सिंह का शासन था। तो ये दोनों सेनाएं वहाँ पर आकर इकट्ठी हो गई और उसने मेडासा के किले को भी जीता। तो इस बारे में काफ़ी हमारे सामने अलग अलग मत मिलते हैं। एक विवरण मिलता है, जैन ग्रंथ मिलता है तीर्थकल्प, जिसके मुताबिक ये है कि समर सिंह ने अलाउद्दीन की इन सेनाओं से शुल्क वसूल किया, टैक्स वसूल किया, और इसके बाद ही उनको उसने आगे जाने दिया। लेकिन इस बात में सत्यता नहीं है, और हकीकत ये है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी किसी भी प्रकार से अभी इस वक्त मेवाड़ से नहीं उलझना चाहता था, और इसलिए उसने सीधे ही ये आदेश दिया कि तुरंत वक्त ख़राब किए बगैर आप लोग गुजरात की तरफ रवाना हो। और सुल्तानी सेनाएं गुजरात की तरफ रवाना हुई, और गुजरात में उन्होंने एक युद्ध के द्वारा गुजरात के शासक कर्णदेव बाघेला को परास्त किया, और कर्णदेव बाघेला इस युद्ध में हारा। और हारने के बाद कर्णदेव बाघेला ने वहाँ से पलायन कर गया, और कर्णदेव बाघेला की पत्नी कमला देवी और उसकी बेटी देवल देवी मुस्लिम आक्रांतों के हाथ लगी, और इनको दिल्ली भेज दिया गया। तो विद्यार्थियों, 1299 का गुजरात अभियान सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सामरिक नीति का एक महत्वपूर्ण नमूना है। विद्यार्थियों, इसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 2 साल बाद 1301 में रणथंभौर पर हमला करने का निश्चय किया। विद्यार्थियों, रणथंभौर का दुर्ग अभेद्य तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण और दुर्भेद्य दुर्ग था, और यह हड़ा चौहानों की शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमीर देव चौहान का शासन था। प्रश्न ये पैदा होता है कि अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया? एक ऐसे सुल्तान के लिए जो अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहता था, एक ऐसे सुल्तान के लिए जो विश्व विजय का ख्वाब पाले हुए था, तो वो अपनी महत्वाकांक्षा की नीति के तहत आगे बढ़ते हुए किसी भी प्रकार से रणथंभौर जैसी शक्तिशाली स्टेट को छोड़ नहीं सकता था। और दूसरी बात ये कि रणथंभौर का वह अधूरा अभियान जो सुल्तान अलाउद्दीन के चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अधूरा छोड़ा था, उसको वो पूरा करना चाहता था। जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने रणथंभौर के किले को घेरा, तो वह रणथंभौर की शक्ति से भयभीत होकर पीछे हटा, और उसने ये कहा कि मैं अपने सिपाही के सर के एक बाल की कीमत रणथंभौर जैसे कई किलों के बराबर समझता हूँ। तो इस प्रकार का स्टेप उठाकर वो वापस आ गया। तो ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी के लिए यह बहुत ही जरूरी हो गया था, बहुत ही लाजमी हो गया था कि वह रणथंभौर पर अधिकार करे और खिलजियों के गौरव और सम्मान को पुनः स्थापित करे। तीसरा कारण यह था कि लूट के माल को लेकर जो झगड़ा पैदा हुआ था, जब अलाई सेनाएं गुजरात अभियान से लौटी, तो लूट के माल के वितरण को लेकर उनके बीच में झगड़ा हो गया, और जालोर के आसपास नए मुसलमान जो बेसिकली मंगोल थे, उनका नेता मोहम्मद खान लूटपाट करके और वो पैसा लेकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ, और वह रणथंभौर के हड़ा चौहान शासक हमीर देव की शरण में चला गया। और जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने यह कहा हमीर देव से कि इन लोगों को लौटाया जाए, तो हमीर ने यह कहा कि मैं अपनी शरण में आए हुए किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर नहीं लौटाऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपने प्राणों की बलि क्यों नहीं देने पड़े। तो इस प्रकार से रणथंभौर के हमले के पीछे बहुत सारे कारण जिम्मेदार थे, लेकिन इसके साथ साथ रणथंभौर के हमले के पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि रणथंभौर की जो भौगोलिक और सामरिक स्थिति थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, और रणथंभौर जैसा दुर्ग अलाई सेनाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता था। और इस दुर्ग की महत्ता इस बात से साबित होती है कि विद्यार्थियों, ये दुर्ग इस तरीके से बना है कि काफ़ी दूरी से तो ये दुर्ग बहुत नज़दीक जाए तो भी ये दुर्ग नहीं दिखता, और जब एकदम इसके नज़दीक आते तो यह दुर्ग दिखता है। तो
खजाने को सुरक्षित रखने की दृष्टि से, सैन्य बल को सुरक्षित रखने की दृष्टि से यह दुर्ग काफ़ी महत्वपूर्ण दुर्ग था। और यही कारण है कि अलाउद्दीन खिलजी इस प्रकार के महत्वपूर्ण दुर्ग को अपने पास रखना चाहता था और महत्वाकांक्षी तो वो था ही, इसलिए इस अभियान को करने का निश्चय किया। विद्यार्थियों, इस लेसन के अगले पार्ट के अंदर मैं आपसे बात करूंगा कि किस प्रकार से सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर अभियान को संपादित किया। जय हिंद, जय भारत।